हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। उत्तराखंड नॉलेज बेस्ड फिर से आपका स्वागत करता है। देखिए, खास तो तुम आज भी हो, बस जताना छोड़ दिया। याद तो मैं तुम्हें हर लम्हा करता हूँ, बस तंग करना छोड़ दिए। देखिए, आप मेरे साथ चंद वंश पढ़ रहे हो, जहां आप मेरे साथ इससे पहले 19 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा 20वां एपिसोड होगा, जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फिर से होने वाला है। इससे पहले आप मेरे साथ बाज बहादुर चंद, उसके बाद तीलू रौतेली को पढ़ चुके हैं। आज आपको बाज बहादुर चंद का ही बड़ा पुत्र, आपको उद्योत चंद, जो आपका 50वें नंबर का शासक था, उसके बारे में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उद्योत चंद के बारे में, जो आपका 50वें नंबर का शासक था। ये आपका 1678 में आपका शासन पर बैठता है। ठीक है, कहाँ बैठता है? शासन आपका 1678 में आपका बाज बहादुर चंद की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये आपका कहाँ पर बैठता है? गद्दी पर बैठता है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, तो इसने भी अपने पिता की भांति गढ़वाल और कुमाऊं पर क्या करना स्टार्ट कर दिया? इसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो 1678 में बधानगढ़ पर इसने क्या कर लिया? आक्रमण किया। कब किया? 1678 में। ठीक है, जब आपका इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया, तो इसमें इनका सेनापति मेसीसा मारा गया था। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि मेसीसा किसका सेनापति था। तो ये आपका उद्योत चंद का सेनापति था। ठीक है, और किस युद्ध में मारा गया? बधानगढ़ की युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तब गढ़वाल का शासक फतेहपति शाह था। ठीक है, अगर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि उद्योत चंद किसके समकालीन था, तो ये आपका फतेहपति शाह हो सकता है। अभी आप हमारा अभी दूसरा शासक भी निकल कर आए, इसलिए याद रखना। और 1689 में उद्योत चंद ने चांदपुर गढ़ को भी जीता था। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चांदपुर गढ़ को उद्योत चंद ने कब जीता था। तो 1679 में आपका चांदपुर गढ़ को किसने जीता था? चांदपुर गढ़ को 1679 में आपका उद्योत चंद ने जीता था। और वहीं आपका त्रिपुरा सुंदरी पार्वतीश्वर व उद्योत चंद्रेश्वर नामक मंदिर भी उद्योत चंद ने ही बनवाया था। सवाल पूछा भी गया है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। पार्वतीश्वर आपका उद्योत चंद्रेश्वर, ये सारे के सारे मंदिर आपको अल्मोड़ा में मिलेंगे। अगर इनकी स्थापना की बात की जाए, तो इनकी स्थापना आपका उद्योत चंद ने की थी। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारती चंद के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपका उद्योत चंद है, भारती चंद के बाद यही वह राजा था जिसने डोटी नेपाल पर आक्रमण किया था। मैंने पहले आपको बताया है कि भारती चंद ने निरंतर 12 वर्षों तक किससे युद्ध करके? नेपाल के डोटी से निरंतर 12 वर्षों तक युद्ध करके क्या? अपने चंद साम्राज्य को क्या किया? स्वतंत्र किया। तो भारती चंद के बाद यही वह राजा था जिसने डोटी से क्या किया? मुंह मोल लिया, मतलब युद्ध की जिसने। ठीक है, तो वहीं आपका जब इसने डोटी से युद्ध की, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं। जब आपका उद्योत चंद आपका शासन पर बैठा, तो आपका उद्योत चंद बैठा कुमाऊं में, ठीक, अल्मोड़ा में। लेकिन ये बेचारा जैसे ही आपका कुमाऊं में गद्दी पर बैठा, तो इसके दोनों साइड क्या थे? दुश्मनी दुश्मन थे। एक और आपका डोटी था, एक और आपका गढ़वाल का कौन? फतेहपति शाह था। ठीक है, तो जब अब उद्योत चंद आपका कहाँ है? जो आपका उद्योत चंद है वो कुमाऊं पर है। दाएं साइड और बाएं साइड इस बेचारे का क्या था? संकट मोचन था। इसने दोनों को क्या किया? एक से इसने संधि की, एक ने इसको क्या किया? परास्त किया। जब इसने डोटी नेपाल के शासक देपाल से क्या किया? इसने संधि की, खेड़ागढ़ी की संधि। कब की? 1688 में खेड़ागढ़ी की संधि की। तो वहीं आपका फतेहपति शाह से भी इसने क्या कर लिया? फतेहपति शाह क्या कर लिया? इसे डर करके पीछे हट गया। तो इसी खुशी में उद्योत चंद आपका पहला काम करता क्या है? आपका तीर्थ यात्रा हेतु कहाँ चले जाते हैं?
प्रयाग चले जाता है। कहाँ चले जाता है? प्रयाग स्थान रघुनाथ घाट पर ये पंच स्नान मतलब प्रयाग नहाने के लिए चले जाता है, खुशी के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में आपका डोंटी के शासक देवपाल ने क्या किया, इसका फायदा उठाया और पुनः पहले तो ये कहाँ था, डोंटी से निरंतर वो करता था, युद्ध करता था। तो इसने पुनः ही आकर के क्या चंपावत पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। दोस्तों कहाँ पर अधिकार कर लिया? चंपावत पर अधिकार कर लिया। अब जैसी ये भनक आपका उद्योगचंद को लगी कि किसने, डोंटी के देवपाल ने फिर से क्या कर लिया, आपका कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया और चंपावत पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। तो ये तुरंत अपनी सेनाओं के साथ वहां से क्या हो गया, कुमाऊं के लिए रवाना हो गया आपके प्रयागराज से। तो आए तो आपका क्या किया, यहाँ से उसने क्या कर लिया, चंदवंश का जो महान शासक उद्योगचंद था, इसने इनको यहाँ से खदेड़ दिया और खदेड़ करके कहाँ भगा दिया, अजमेरगढ़ भगा दिया। कहाँ भगा दिया? अजमेरगढ़ भगा दिया। और अजमेरगढ़ कहाँ है आपका? नेपाल में ही है। ठीक है, जो आपका अजमेरगढ़ है तो ये आपका इनका ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये जो आपका अजमेरगढ़ है वो आपका उड़ेल धुरा पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना जो आपका चंदवंश का उद्योगचंद था उसने देवपाल को कहाँ तक पीछा किया, कहाँ तक भगाया, उड़ेल धुरा पर स्थित। ठीक है, उड़ेल धुरा पर स्थित अजमेरगढ़ जो आपका इनकी क्या थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। लेकिन क्या करे, देवपाल तो फिर से क्या उसको राशि नहीं आई, उसने फिर से क्या किया, उसके पीछा करते करते हुए फिर से कुमाऊं पर युद्ध किया। पुनः उद्योगचंद ने क्या किया, उस पर आक्रमण किया और फिर से देवपाल को भगाया। और भगाते भगाते इस बार तो उसने कहाँ तक, इसकी राजधानी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट तक पीछा किया। कहाँ तक पीछा किया? जुराइल दीपाइल कोट जो आपका चंदवंशी जो आपका डोंटी नेपाल का क्या था, शीतकालीन राजधानी था, वहां तक पीछा किया। और ये आपका कहाँ, किस नदी के तट पर है? सेठी नदी के तट पर है जुराइल दीपाइल कोट जो आपकी इनकी क्या शीतकालीन राजधानी मिलेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगर उनकी शीतकालीन राजधानी की बात की जाएगी तो अजमेरगढ़, और अगर इनकी आपको शीतकालीन ये ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ और शीतकालीन राजधानी की बात करी जाए तो जुराइल दीपाइल कोट जो आपका सेठी नदी के तट पर है। और इस यहाँ तक दोबारा क्या किया आपका उद्योगचंद ने इस देवपाल का पीछा किया। ठीक है, और यहीं कहीं ना कहीं इस युद्ध में ही आपका क्या हो गया, निर्णायक युद्ध कह सकते हो। इसी युद्ध में आपका उद्योगचंद भी मारा गया था ऐसा कहा जाता है। बट देखिए आगे क्या होता है उद्योगचंद में, आगे आके देखिए फिर से हमें क्या मिलता है। अब देखिए मैंने कहा ना आपको थोड़ी देर पहले कि वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किसने किया, देवपाल ने। ठीक है, इसके बाद आपको बरम ताम्रपत्र, आपका जो बरम ताम्रपत्र से जानकारी मिली है कि एक बार आपको क्या हो गया था, उद्योगचंद को बीमार हो गई पड़ गए थे और जो बीमारी हो गई थी उसको धाई माता नामक बीमारी हो गई थी। और उसको ठीक करने का श्रेय आपका राज वैद्य जो आपका वर देवी था, जो वरदेव या वर देवी जोशी ने आपका क्या किया था, धाई माता नामक बीमारी को क्या किया था, ठीक किया था। सवाल बना भी है और पूछा भी है UKSSC ने कि उद्योगचंद को निम्न में से कौन सी बीमारी हो गई थी। तो उद्योगचंद को आपको धाई माता नामक बीमारी हो गई थी और इसका ये जो उपचार किया इसने, इसका उपचार राजवैद्य जो आपका वरदेव जोशी था, इसने इसका ये उपचार ठीक किया था मित्रों। ठीक है, याद रखना आप। और ये भी याद रखना जो खैरागढ़ी की संधि थी वो आपका कब हुआ था, खैरागढ़ी की संधि आपका 1688 में देवपाल और किसके मध्य में, उद्योगचंद के बीच हुआ था। ठीक है, और खैरागढ़ी की संधि से ये भी हुआ था, क्या निर्धारित की गई थी, खैरागढ़ी की संधि के द्वारा ये निर्धारित की गई थी कि डोंटी के शासक जो होंगे वो चंद शासकों को क्या करेंगे, टैक्स देंगे, क्या देंगे, कर देंगे। लेकिन इसी का उल्लंघन किसने किया था, देवपाल ने किया था। और इसी के उपलक्ष्य में
आपका क्या उद्योगचंद ने इसको क्या किया था, परास्त भी किया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि खैरागढ़ की संधि कब हुई, 1688 में। और इससे क्या निर्धारित किया गया था, इससे यह निर्धारित किया गया था कि डोंटी के जो शासक होंगे वो आपको चंदवंश को क्या देंगे, टैक्स देंगे। ठीक है, लेकिन इसका उल्लंघन आपका क्या कर दिया, 1696 में डोंटी के चंद शासकों ने क्या कर लिया, टैक्स देना बंद कर लिया। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आप देखेंगे उद्योगचंद क्या था, एक तपस्वी व धार्मिक शासक था। कहीं कहीं किताबों में ये भी कहा जाता है, जब आपका उद्योगचंद आपका देवपाल का पीछा कर रहा था शीतकालीन राजधानी उनकी जोराइल दीपाइल कोट तक, वहां वो जब परास्त हुआ था, उसके बाद जब आपका वो अल्मोड़ा लौट करके आया था, उसके बाद उसने वो युद्ध को त्याग दिया था, तो वो उसके बाद क्या बन गया था, वो एक तपस्वी शासक बन गया था और तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति का मानव बन गया था। इसके बाद आपका उसने क्या किया था, ये सारे उसने क्या कर दिया था, त्याग दिया था, राज दरबार सब त्याग करके उसने जीवंत रह करके अपने पुत्र ज्ञानचंद द्वितीय को अपना क्या कर लिया, राजभार सौंप दिया था। और वो क्या बनने लग गया, एक तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति का मानव बन गया था। ये सवाल बना भी है कि उद्योगचंद कैसा प्रवृत्ति का आदमी था, तपस्वी व धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा था। ठीक है, और उद्योगचंद ने 1000 दीपक जला करके एक दीपावली की शुरुआत की थी, जिस दीपावली को लक्ष्य दीपावली कहा जाता है। ठीक है, सवाल पूछा भी गया कि लक्ष्य दीपावली का संबंध किससे है, तो लक्ष्य दीपावली का संबंध आपका उद्योगचंद से है, जो आपका 1000 दीपक जला करके इसने इस दीपावली की क्या कहती थी, शुरुआत की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपको। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप हमारे टेलीग्राम उत्तराखंड नॉलेज बिस्ट से, और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, @उत्तराखंड नॉलेज बिस्ट करके। आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको ये दोनों पेजेस मिल जाएंगे। वहाँ पर हमारी फैक्चुअल्स व MCQs भी अपलोड होती रहती हैं, साथ में आपको PDF जो भी है आपका टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा कि उद्योगचंद ने अल्मोड़ा में 2 महल की स्थापना की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट कि उद्योगचंद ने कितने महल की स्थापना की थी, 2 महल की, और वो दोनों के दोनों महल अल्मोड़ा में है। और ये दोनों महल पूछे भी है एग्जामिनर ने, एक तो आपका तल्ला महल और दूसरा आपका रंग महल। काफी इंपॉर्टेंट है, तल्ला महल और रंग महल की स्थापना किसने की थी, उद्योगचंद ने बनवाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर ने न जाने कितने बार पूछा है इस तल्ला महल को तो और रंग महल को, इसलिए याद रखना जो आपका रंग महल था और आपका तल्ला महल था, ये दोनों के दोनों उद्योगचंद ने बनाया था। मैं आपके लिए याद दिलाने के लिए बता देता हूँ, जब मैं आपका चंदवंश समाप्त कर लूंगा तो आपको मैं ये सारे के सारे महल एक ही साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप साथ में साथ हमारे करंट अफेयर को भी आप क्या करिए, देखिए। अभी एग्जाम में आपका समय है 2-3 महीने का, तो आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, उद्योगचंद के जो आपका उद्योगचंद के दरबार में जो आपका राजकवि था वो आपका कवि मतीराम था, और दरबारी कवि आपका कौन थे, मदन कवि। अगर राजकवि पूछा जाएगा तो मतीराम, अगर दरबारी कवि पूछा जाएगा तो मदन थे। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि उद्योगचंद के दरबारी कवि कौन थे, मदन सिंह, और आपका जो राजकवि था वो आपका मतीराम था। ठीक है, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से याद दिलाना चाहूंगा मैं कि जो भी सीरीज चल रही है काफी इंपॉर्टेंट चल रही है, और आपको नोट्स इतने काफ़ी सारे बुकों का संकलन करके इससे बाहर कुछ नहीं आना है आपको। अगर आप रोज़ रिवीजन करिए, अभी के लिए आप वीडियो 2-3 बार देखिए। पहले काम आपको क्या करना है, वीडियो को 3-4 बार सुनना है, तभी आपका क्या होगा, लिखने से ज़्यादा सुनने में क्षमता रखिए। सुनने से आप क्या होगा, आपका माइंड ज़्यादा रिकॉल होता है। ठीक है, लिखने से आज तक लिखते लिखते कहीं टीचर लिखवाते लिखवाते क्या हो गया, बच्चों के नोट्स कंप्लीट करवा दिए। लेकिन पहला काम आप क्या करिए, पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, लिखने का काम बाद में करिए। ठीक है, PDF मैं आपको दे जाऊंगा, लेकिन पहले आप क्या करिए, अच्छे से वीडियो को सुनिए। ठीक है, उसको मनन करिए, मन मस्तिष्क में आप क्या करिए, उसको उतारिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम ज्ञानचंद द्वितीय पर 52वें शासक पर एंटर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, बाय बाय।